हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरे प्यारे बच्चे, आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज है डे 5 ऑफ संकल्प बैच। बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया है, बाकी सेकंड चैप्टर के 2 लेक्चर अपलोड हो गए हैं। ये लास्ट लेक्चर रहेगा, इसमें हम कंप्लीट चैप्टर खत्म कर देंगे। बच्चों, इंडियन इकोनॉमी के हमने लास्ट लेक्चर में लैंड रिफॉर्म्स पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में। चलिए विदाउट डिले क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए, टेक्निकल रिफॉर्म की जब भी बात आती है, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमारा सीधा सा ध्यान कहाँ जाता है? हमारा ध्यान जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन में। आपको पता है, जब हम आजाद हुए तो जो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी है, पर हेक्टेयर का जो प्रोडक्शन था बच्चों, वो बहुत कम था। यानी जो उपज थी पर हेक्टेयर पे, वो बहुत खराब थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन के, खैर ग्रीन रेवोल्यूशन आपके लिए कोई नया शब्द तो है नहीं, आप पहले भी इसको डिस्कस कर चुके होंगे। 9th-10th की इकोनॉमिक्स में है, वहां पे भी मेंशन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। एक पालनपुर गांव की कहानी है, उसमें याद करो, उस कहानी में बड़ा अच्छा मेंशन था कि गांव में प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन अपनाया। ग्रीन रिवोल्यूशन की जब बात चली है, तो सर इसमें क्या मेथड्स अपनाए जाते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन एक हाई प्रोडक्टिविटी मेथड, एक मॉडर्न मेथड समझिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेडिशनल मेथड की जगह एक मॉडर्न मेथड है, जिसमें हम कैप फर्टिलाइजर यूज कर सकते, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कीड़े मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, HYV सीड्स यूज की जाती है जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी है, अच्छे इरिगेशन मेथड्स होते हैं, और ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं क्या है। द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वाज टेकन बाय वे ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म। जो लो प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम था, उसको सही करने के लिए हमने जो मेथड अपनाया था, वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, टेक्निकल रिफॉर्म में अगर हम बात करें, जो हमारे रिफॉर्म थे, टेक्निकल रिफॉर्म इवॉल्व अराउंड HYV हाई यील्डिंग वैरायटी। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की है। यूज ऑफ HYV सीड्स अलोंग विद द केमिकल फर्टिलाइजर, हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, इंसेक्टिसाइड कीड़े मारने की दवा, पेस्टिसाइड, टू सब्सटेंशियल rise in the level of agriculture output. The rise in output was so significant that it was called a green revolution. जो ये प्रोडक्शन बढ़ा हमारा, इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने प्रोडक्शन बढ़ाया इन मेथड्स को यूज करके, उसे क्या कहा गया? उसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, द टर्म ग्रीन रेफर, ग्रीन का मतलब क्या हुआ इसमें? देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब समझना। पहली बात तो ग्रीन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ग्रीन का मतलब हुआ यहाँ पर, ठीक है बच्चों, रेफर टू द क्रॉप एंड रेवोल्यूशन, यानी यहाँ पर बात फसल की और क्रांति की हो रही है। ठीक है, सॉरी, एक मिनट को, यहाँ पे बात हो रही है क्रॉप की। ग्रीन मतलब हो गया आपका क्रॉप, ग्रीन का मतलब हो गया यहाँ पर आपका क्रॉप हो गया। ठीक है बच्चों, और रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? रेवोल्यूशन का मतलब आपका यहाँ पर हो गया, आप कह सकते हो राइज टुगेदर दिस टर्म, स्पॉट सिग्निफिकेंट राइज, मतलब बदलाव कह सकते हो, या बढ़ोतरी कह सकते हो, या आप एकदम से कोई बड़ा बदलाव या चेंज हो जाए उसे कह सकते हो। तो ग्रीन का मतलब यहाँ पर हो जाता है, हम फसलों की बात कर रहे हैं, और रेवोल्यूशन का मतलब है उसमें बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, यानी हमारी फसलों की उपज में बढ़ोतरी। तो ये है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब। टुगेदर दिस टर्म इज इम्प्लाई एज ए स्पॉट इन क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसल का जो उत्पादन हमारा बढ़ा, उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। और ये जो इनिशिएट लिया गया था, ये लिया गया था 1967 से 68 के बीच में। ठीक है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये इनिशिएट था, वो 67 से 68 के बीच में लिया गया। इन द ईयर ऑफ 67-68 इटसेल्फ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज बाय नियरली 25%। और पता है, इस दौरान जब हमने इसको अपनाया, हमारा प्रोडक्शन 25% हाइप निकल गया। मतलब इतना परसेंट हमने इंक्रीमेंट प्रोडक्शन में दिया। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट, मैंने आपको सेल्फ रिलाय और सेल्फ सफिशिएंट का मतलब बताया था। ठीक है, तो हमारा भारत क्या बन गया? हमारा भारत सेल्फ सफिशिएंट बन गया इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। अनाज के मामले में, किस मामले में बच्चों? अनाज के मामले में भारत क्या बन गया था? सेल्फ सफिशिएंट। अब हमें किसी भी देश से अनाज लेने की जरूरत नहीं थी। जैसे हम, मैंने लास्ट जो लेक्चर रहा, उसमें मैंने आपको एक किस्सा बताया था। जब इंडिया पाक का वॉर हुआ था, तो अमेरिका ने क्या कहा था कि हम अनाज की सप्लाई को रोक देंगे अगर आपने ये वॉर नहीं रोका। उसी बीच में भारत ने क्या कसम ली कि हम अपना, हमारा किसान जो है वो खुद अनाज उगाएगा और हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। ग्रीन रिवोल्यूशन ने वो काम हमारा आसान बना दिया। उसने क्या किया? अनाज में बढ़ोतरी करी, और हम क्या हो गए? हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हमको किसी दूसरे देश से अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है।
सक्सेसफुली ब्रॉक द वीसियस साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। जो ये रुकावट थी, जो हमारा फसल, जो हमारे खेती में जो ये लग सक जो रुकावट आ गई थी, यानी बढ़ ही नहीं रहा था हमारा एग्रीकल्चर। इसके बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम आया, ठीक है ना, काफी बड़ा बदलाव आया। चलिए आगे बात करते हैं HYV सीड्स की। पहले बात करेंगे भाई, टेक्निकल रिफॉर्म है तो सबसे पहली जो सबसे अहम चीज है इसमें वो है इसके जो सीड्स हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो 1965 में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स स्टार्टेड रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल वैरायटीज। जो पुराने बीजों को हटा के हमने नए बीज यूज किए, जिसको कहा जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। HYV सीड्स गेन प्रोडक्टिविटी फॉर व्हीट। खासतौर से हमने किस सेक्टर में, मतलब किस किस अनाज में इस बीज को उतारा, ठीक है। जैसे व्हीट हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया और कॉटन हो गया। स्पेशली इन 1, 2, 3, 4 और 5 पांच छह फसलों में ही हमने एच वाई वी सीड समझ लो ऐसे है। ये एक मतलब कह सकते हैं कि एक एक बहुत ही उच्चतम क्वालिटी के कह सकते हो, या बहुत बेस्ट क्वालिटी के आप सीड्स कह सकते हो, या आप इसे हाइब्रिड भी कह सकते हो। ये हाइब्रिड थे। लाइक इसमें जो भी हम फसल उगाते थे, एक तो जैसे लाइक अगर मान लो हमारे जो कन्वेंशनल सीड थे, मतलब उनकी अगर ग्रोथ जो भी रही होगी, ग्रोथ रेट रही होगी, उनसे कहीं ज्यादा ग्रोथ रेट इनकी थी, मतलब दाने बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो कह सकते हैं कि ये जो बीज थे वो कन्वेंशनल सीड्स के मुकाबले काफी अच्छे थे, ठीक है। इन इट इज these seeds which led to a substantial rise in the agriculture output, और इससे हमारा जो प्रोडक्शन था वो बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है बच्चों। आगे यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखो फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा था फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। अगर किसी सोइल की फर्टिलिटी कम थी तो हम फर्टिलाइजर डालते थे ताकि उसकी फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सके। और फटाफट रीड कर लेते हैं। यूज ऑफ HYV सीड्स रिक्वायर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अगर आप बीज यूज कर रहे हो तो आपको फर्टिलाइजर भी यूज करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि इन बीजों के लिए मिट्टी में फर्टिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। use the HYV increase the so did the use of chemical fertilizer। The estimate of the fertilizer association of India, इसीलिए हमारी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाई गई, ऑफ इंडिया, ठीक है। रिवील दैट ऑलमोस्ट 306.42 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कंज्यूम इन इंडिया ड्यूरिंग द 2023। मतलब अभी हाल फिलहाल का एक डेटा है कि भारत में 23 से 24 के दौरान लगभग मान के चलो 306.42 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया गया है। देखो ये बीज ही बहुत हाइब्रिड है। हाइब्रिड तुमने सुना भी होगा, हाइब्रिड वर्ड। तो जो जिस तरह के बीज है उस हिसाब से मिट्टी की फर्टिलिटी चाहिए तो फर्टिलाइजर तो डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। इन्हें तो ये कीड़े मारने की दवाइयां होती हैं। समय पे हमारी फसलों में पहले कीड़े लग जाते हैं तो पूरी फसल खराब हो जाती थी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि हमारे पास पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, अगर कीड़े लगते भी हैं उनका छिड़काव करके उन कीड़ों को मार सकते हैं। इससे हमारी फसल क्या होगी, खराब नहीं होगी, ठीक है। Along with the fertilizer, the use of HYV seeds also require the use of pesticide to protect the crop against the pest and diseases। किसी भी बीमारी या कीड़े लगने से हम बच सकते हैं, ठीक है। इन सब से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। लगभग हमारे भारत में 14 तो सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर ओपन किए गए हैं। कितने? 14 तो हमारे देश में सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेक्टर ओपन किए गए हैं, सेटअप इन द रिस्पेक्ट, ठीक है। फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहेंगे इसको। ये पेस्ट मैनेजमेंट था। पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड अलोंग विद द एडॉप्शन ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। जहां जहां पे इसको अडॉप्ट किया गया वहां वहां पे इसको भी अडॉप्ट किया गया। किसानों ने पेस्टिसाइड्स भी यूज किए, ठीक है। अगला है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन। सरकार ने इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाया। आपको पता ही है हमारे देश में ज्यादातर जो हमारी खेती रही है वो वर्षा पर निर्भर रही है। बारिश होती खेती होती थी, बारिश नहीं होती थी खेती नहीं होती थी। बट जब सरकार ने इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा दिया तो फसल सिर्फ रेन पर नहीं बेस रह गई है। बारिश हो ना हो, इरिगेट करके हम अपनी मतलब फसल को उगा सकते थे। किसानों के पास ये सुविधा उपलब्ध हो गई। HYV सीड्स को क्या चाहिए था? बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, ठीक है। क्रॉप विद द नीड सेवरल मेच्योर मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट वर लॉन्च अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। सरकार ने बहुत छोटे और बड़े प्रोजेक्ट भारत में चलाए, ठीक है। इट्स अ सिग्निफिकेंट व्हाट व्हाइल इन 1951 वेयर मेयरली होना चाहिए, ठीक है। अराउंड, मान लो इसको अराउंड लिख लीजिए। अराउंड 17% ऑफ लैंड वाज अंडर परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। इट इंक्रीज टू नियरली अराउंड
45%। पता है जब हमारा भारत आजादी के कुछ समय बाद अगर डेटा देखा जाए तो 51 में अराउंड 17% जमीनों पे ही खेती मतलब इरिगेशन फैसिलिटी थी। बाद में इसे सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया, 45% किया। कैसे किया सर? अरे कई जगहों पे ट्यूबवेल सेट लगाए, गवर्नमेंट ट्यूबवेल सेट, कई जगहों पे कैनाल्स निकाली नदियों को कनेक्ट करते हुए, ताकि गांव में घर घर मतलब खेत खेत तक पानी की व्यवस्था पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अगला है दो फेजेस। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के मैं दो फेजेस क्यों बताता हूँ। पहला फेज 60 से 70 के बीच में, जो दूसरा फेज है वो 70-80 के बीच में। 60 से 70 के बीच में ना ग्रीन रेवोल्यूशन कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया। उसके पीछे का रीजन है, इसमें दो तीन खामियां रही इस दौरान, दो तीन खामियां देखने को मिली। पहली, कि ग्रीन रेवोल्यूशन को सरकार ने लिमिटेड स्टेट में लॉन्च किया, मतलब कुछ सिलेक्टेड राज्यों में लाया। इससे पूरे ओवरऑल भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का असर नहीं किया और देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया। दूसरी बात, ये जो HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर थे, ये बहुत एक्सपेंसिव थे। क्या थे? कि बहुत ज्यादा महंगे थे। और ये जो मार्जिनल फार्मर थे, जो छोटे फार्मर थे, उन्हें इन्हें ये अडॉप्ट मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। तो दो बातें, एक तो भारत में हर राज्य में ये नहीं पहुंच पाया, सरकार ने लॉन्च नहीं किया। दूसरी चीज, जो ये टेक्निक थी ये बहुत एक्सपेंसिव थी, ज्यादातर इसको जो बहुत रिच फार्मर थे वही उसको अफोर्ड कर पाए। मेजोरिटी ऑफ उस वक्त तो गरीबी थे। तो 95% मैं कह सकता हूँ किसान जो गरीब थे वो इस टेक्निक का यूज ही नहीं कर पाए, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन उनके किसी काम ही नहीं आया। तो सरकार का 60 से 70 के दौरान ये जो मिशन था वो ऑलमोस्ट फेल रहा। फेल कैसे रहा? भारत के ज्यादातर राज्यों में फैल नहीं पाया, और जहां तक पहुंचा, जिन राज्यों में भी गया, उन राज्यों में बड़े किसानों ने यूज किया, छोटे किसान इनका यूज नहीं कर पाए। अब इन्हीं बातों को हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। During the phase of scope of green revolution was restricted largely to the wheat and rice। ज्यादातर सरकार ने इस पे व्हीट और राइस पे ध्यान दिया। जैसे मैंने बताया था 5 फसलों के नाम दिए थे मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने सिर्फ 5 जो 5 फसलें थी उनके बारे में पढ़ा था। देखो क्या, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, ज्वार और कॉटन, 5 फसलें देखी हमने। बट सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया वो व्हीट और राइस पे दिया गया, बाकी फसलों पर ध्यान दिया ही नहीं गया। ठीक है। ग्रोइंग रीजन ऑफ द कंट्री that include the state of Punjab, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. This is the because of the HYV seeds require regular supply of water addition to the use of fertilizer। इनको फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, ठीक है। और कह सकते हो आप कि इसको सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए। तीन चीजें, पानी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन तीनों की जरूरत बहुत ज्यादा थी। उस वक्त भारत के पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु में यहाँ पर ये तीनों चीजें बहुत इजीली अवेलेबल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पानी की सप्लाई अच्छी थी, इसलिए ज्यादातर ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट इन गिने चुने राज्यों में देखने को मिले। इन द फर्स्ट फेज ओनली द फार्मर हु हैड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज द इनपुट वर एबल टू रीप द बेनिफिट एंड देयरफॉर द रेवोल्यूशन वाज द रिस्ट्रिक्टेड टू एफ्लुएंट एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब कह सकते हो कि भारत के अधिकतर राज्यों में जिनके पास पैसा था, जिन किसानों के पास पैसा था वो परचेस कर पाए, और जिनके पास पैसा था नहीं था वो उन्हें खरीद नहीं पाए। ठीक है ना, क्योंकि भाई ये थोड़े एक्सपेंसिव मेथड था, मतलब लाइक इसमें चीजें बहुत महंगी थी। 60 से 80 में सरकार ने अपनी इन्हीं गलतियों को सुधारा। देखिए, ड्यूरिंग दिस फेज द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बिकम द विड स्प्रेड, मतलब सरकार ने इसको बढ़ाया, भारत के अन्य राज्यों में भी इस पहुंचाया इसे। ठीक है, कवरिंग मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, सरकार ने ज्यादातर राज्यों में इसको फैलाने की कोशिश करी। और एक तो सरकार ने इसको क्या किया, एरिया में बढ़ाया, और साथ साथ में क्रॉप्स पे भी ध्यान दिया। 5 क्रॉप पे बीज बनाए गए थे, जबकि वीट राइस पे भी ध्यान दिया सरकार ने। भारत सरकार ने वीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, इन सभी में ग्रीन रिवोल्यूशन को लॉन्च किया ताकि सबकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। वीट राइस से हट के सरकार ने क्रॉप पे भी ध्यान दिया कि फसलों को बढ़ाओ, और जो 2-4 राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब में ही सिर्फ लॉन्च किया, उसकी जगह पे राज्यों की संख्या भी बढ़ाई जाए। आगे ये सेकंड फेज था। इस फेज में गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड किए, किसको? छोटे फार्मर को लोन दिया। ठीक है, ताकि वो भी क्या, और वो भी बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो भी फर्टिलाइजर खरीद सके, पेस्टिसाइड खरीद सके, ठीक है, और मॉडर्न इनपुट्स खरीद सके, जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज हो रही हैं इनपुट्स, वो उन्हें परचेस कर सके। ठीक है, it was owing to intervention by the government that the benefit of the green revolution acquired to the small farmer, ताकि ये बेनिफिट छोटे किसानों को भी आसानी से मिल सके, ये बेनिफिट्स छोटे किसानों को भी मिल सके। ठीक है बच्चों, तो सेकंड फेज में फर्स्ट फेज से तो कुछ चीजें 60-70 में सरकार ने लॉन्च किया, तो उतना मैं कह सकता हूँ बहुत एफिशिएंट वे में नहीं लॉन्च पाया।
70 से 80 के दौरान सरकार ने उसी में ही क्या किए, मॉडिफिकेशन किए। पहला, एरिया बढ़ाया, ज्यादातर राज्यों में फैलाया। दूसरा, अधिकतर क्रॉप्स पे ध्यान दिया, सिर्फ वीट राइस पे नहीं, वीट राइस में ज्वार बाजरा कॉटन पे ध्यान दिया। उसके बाद छोटे किसानों को लोन्स प्रोवाइड किए, ठीक है। और देखो, लोन प्रोवाइड करने का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। लोन प्रोवाइड करने का सिंपल सा रीजन था ताकि किसानों को लोन मिले और वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स होते हैं वो उन्हें खरीद सके, ठीक है। इनपुट्स वही है, बीज खरीद सके, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ठीक है, ये सब चीजें खरीदे और वो भी क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे। पुट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कहते हैं कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी कैसे। एग्जांपल देखो, हम 1950 में 660 केजी पर हेक्टेयर पे हमारा राइस का प्रोडक्शन था। किसका, राइस का। तो पता है 2022 से 23 में यही बढ़ाकर 2838 केजी हो गया, सेम पर हेक्टेयर पे। एक हेक्टेयर पे पहले इतना था और बाद में इतना। तो चेंज आया कि नहीं आया, बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन और आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको एग्जांपल से ही एक बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा होगा कि देखो प्रोडक्शन कितना तेजी से इंक्रीज किया, ठीक है। अब आगे, सब्सटेंशियल राइज एरिया अंडर द कल्टीवेशन। बाकी कल्टीवेशन का जो एरिया था वो भी बढ़ा। जैसे कैसे, देखो, जब हमारी, देखो, कहते हैं जो हमारे बोने और काटने के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, पहले बहुत बड़ा होता था। ये बीज क्या थे, जो ये वाले बीज थे, ये थे हाइब्रिड बीज। इनको ज्यादा समय नहीं लगता था बड़ा होने में। ये जो पहले 4 महीने लग जाते थे, 4.5 या 5 महीने लग जाती थी बड़े कंप्लीट होने में, ये 3-3 ढाई-ढाई महीने में रेडी हो रहे थे। काटने और बोने का समय हो गया कम, जिससे किसानों के लिए क्या हो गया, रोटेशन बढ़ गया कि अब वो साल में 1-2 की जगह पे 3-4 फसलों को उगा सकते थे, ठीक है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज एलिमिनेटेड द नीड ऑफ फॉलोइंग अकॉर्डिंग, डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल, मतलब अब 2-2 बार खेती कर सकता है किसान। दिस हैज लेड टू सब्सटेंशियल राइज इन ग्रॉस एरिया अंडर द कल्टीवेशन। इससे किसानों के फायदे हुए, जल्दी फसल तैयार हो रही है, अगली फसल की वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। आगे, शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। जब नए मेथड्स अपनाए गए तो जो पहले सिर्फ जीवन जीने के लिए खेती की जाती थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया कमर्शियल लेवल पे। किसानों ने बड़े लेवल पे खेती करी ताकि उसे बेनिफिट कमाया जा सके। चेंज इन फार्मर आउटलुक, इससे फार्मर के आउटलुक भी बदले। आउटलुक का मतलब यहाँ पर हो गया कि एज ए सोर्स ऑफ, वो सिर्फ खेती में अपना जीवन यापन ही नहीं देख रहा, बल्कि वो उसको एज ए कमर्शियल आउटलुक देख रहा है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जनरेट किया जा सके। सेल्फ सफिशिएंट, भारत सेल्फ सफिशिएंट हो गया। अब हमें कहीं बाहर राज्यों से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश में ही प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है। तो हम क्यों ही बाहर से मंगाए अनाज। अब हमें किसी भी अमेरिका या किसी अदर कंट्री से अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो कुछ बुराइयां भी बात कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की पहली बुराई, सिर्फ गिने चुने 4-5 फसलों को देखा जाए, उनके अलावा सरकार ने अदर फसलों पर ध्यान नहीं दिया। अदर, आप देख लो, ऑयल देख लो, ठीक है, आपके पल्सेस दालें देख लो, पता है कितनी महंगी हो रही है। क्यों महंगी हो रही है, क्योंकि डिमांड हाई हो गई है, देश की पॉपुलेशन बढ़ गई है, बट प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है। हमारे इन फसलों में सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए दालें, जो दलहन है या फिर जो तेल की खेती मतलब सरसों वगैरह है, इनके प्रोडक्शन में कमी आई है, जिससे इनके रेट हाई हो गए हैं, ठीक है। तो सरकार ने लिमिटेड क्रॉप पे ध्यान दिया, इसलिए अदर जो फसलें थी वो समय के साथ महंगी हो गई या उनका प्रोडक्शन कम हो गया। Revolution rise in output due to grain revolution was confined mainly to the production of food grain, wheat and rice। सबसे ज्यादा ध्यान सरकार ने सिर्फ व्हीट और राइस पे दिया, अदर फसलों को क्या कर दिया, इग्नोर। अनइवन स्प्रेड, ज्यादातर भारत के कुछ ही राज्यों में मेथड पहुंचा, ज्यादातर राज्यों में ये मेथड पहुंच ही नहीं पाया। इस चक्कर में हमारे देश के कुछ गुने चुने राज्य थे जो कर पाए, वही प्रोडक्शन हुआ। अदर राज्य आज भी ऐसे ही बैठे हैं, उनके प्रोडक्शन आज भी क्या है, कम है। स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे तो रिमार्केबल इम्पैक्ट आया। मतलब इनमें पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, भाई मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बहुत बहुत कम इम्पैक्ट इन राज्यों में देखने को मिले क्योंकि ये सही से इन राज्यों में लॉन्च ही नहीं हो पाया ग्रीन रेवोल्यूशन। अगला है लिमिटेड फार्मिंग प्रोडक्शन पॉपुलेशन। ज्यादातर ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट बड़े फार्मर्स ने उठाया, छोटा फार्मर्स नहीं उठा पाया क्योंकि अच्छा सरकार ने तो लोन भी दिया। देखो लोन दिया, पर तुमको मैं एक चीज बता देता हूँ, जब हमारे छोटे किसान बैंकों के पास गए लोन मांगने के लिए, तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क के बाद और फिर उसके बाद सिक्योरिटी रखवाई जा रही है जो कि छोटे किसान के पास है नहीं। अब एक बात बताओ, वो ना सिक्योरिटी रखवा पाएगा, ना वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वर्क पूरा कर पाएगा, तो बैंक उनको लोन देगा नहीं। सरकार ने कह तो दिया कि लोन मिल रहा है, बट
पता है ना लोन नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, एक पल के लिए लोन मिल भी गया, उसने उगा भी लिया, अब हो गया मार्केट में, उसको रेट कौन सा बहुत अच्छा मिल रहा है, उसकी फसल का कोई अच्छा रेट ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा बड़े लेवल पे खेती करके। तो दो तीन प्रॉब्लम फिर भी एग्जिस्ट कर रही थी, खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। The game of green revolution eluded these farmers because HYV technology required expensive input which were beyond the reach of marginal farmer। मतलब अभी भी बहुत सारे छोटे किसानों से बहुत दूर था ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब उनकी अप्रोच में था ही नहीं, वो उस बजट को बियर ही नहीं कर पा रहे थे, उनको खरीद ही नहीं पाते। हाउएवर रिच रिच फार्मिंग पॉपुलेशन, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, तो मैं ठीक कर देता हूँ अभी, एक मिनट। ठीक है, हो गया है ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाउएवर रिच फार्मिंग पॉपुलेशन थ्रू द स्मॉल इन नंबर, को पता ही है जो बड़े फार्मर थे वो बहुत कम संख्या में थे, ठीक है। हैपन टू ऑन द बल्क ऑफ फार्मिंग एरिया इन इंडिया, which is why the result of green revolution found to be impressive in terms of overall rise in input। ज्यादातर ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट बड़े किसानों ने उठाया, छोटे किसान बेचारे इसका बेनिफिट उठा ही नहीं पाए, ठीक है। इकोनॉमिक डिवाइड हो गई, क्योंकि जो सब्सिडी, सब सरकार ने सब्सिडी दी इनपुट्स पे, लाइक HYV सीड्स पे दी और अदर चीजों पे सरकार ने सब्सिडी पहुंचाई। ज्यादातर जो छोटे किसान थे इसका बेनिफिट उठा नहीं पाए, जो रिच किसान थे उन्होंने इसके बेनिफिट्स उठाए। सरकार ने सब्सिडी तक दे दी, चलो जो बीज तुम्हें अभी भी एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, जैसे लोन दिया पहले, बाद में ये हुआ किसान कहते हैं कि लोन के मिलने के बाद कि अभी भी हमें बहुत दिक्कत है, अभी भी ये मेथड बहुत महंगा है, अभी ये बीज बहुत महंगे, सरकार ने कहा चलो सब्सिडी दे देते हैं। सब्सिडी देने के बाद भी किसान कह रहे थे कि अभी भी ये बहुत महंगा है, ये हम इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्यादातर हमारे सब्सिडी भी जो मिली ना, उसका बेनिफिट किसने उठा लिया, उसका बेनिफिट रिच किसानों ने उठाया। हमारा जो छोटा किसान था वो फिर भी उसका बेनिफिट नहीं उठा पाया, वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाया। मतलब इस ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट कभी भी पुअर किसानों ने उठाया ही नहीं, चाहे सरकार लोन दे दे, सब्सिडी दे दे। सब्सिडी मिलने के बाद भी चीज इतनी वो उतने फिर भी बहुत महंगे थे भाई, सब्सिडी मिलने के बाद भी जो पेस्टिसाइड थे, फर्टिलाइजर्स थे, सीड्स थे, वो बहुत एक्सपेंसिव थे, ठीक है। आगे एग्रीकल्चर सब्सिडी, मतलब आप कह सकते हो सही कैसे और गलत कैसे है, ठीक है। मैं बात करता हूं पहले गलत कैसे है, ठीक है। अब ये गलत कैसे है सब्सिडी, तो वो गलत इसलिए है क्योंकि सरकार के ऊपर इसका बर्डन आता है, फिर क्या आता है, ठीक है, सरकार इसका बर्डन झेलती है अकेले, तो सरकार बर्डन, अब भाई सरकार सब्सिडी देगी तो एक बात बताओ, जो कंपनियां केमिकल फर्टिलाइजर बना रही हैं वो सस्ता अगर देंगी मार्केट के अंदर, अगर वो सस्ता इनपुट फार्मर्स को प्रोवाइड कर रही है, वो बात अलग है कि गरीब किसान फिर भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वो उसको हटा के बात कर रहा हूँ, अगर हमारे ये जो सब्सिडी सरकार अगर दे भी रही है इन इनपुट्स पे, और ये बड़े किसानों तक अगर ये सब्सिडी पहुंच जा रही है या फिर किसान इसे अफोर्ड भी कर ले रहे हैं, तो एक बात बताओ, ये जो कंपनियां बना रही हैं केमिकल फर्टिलाइजर और ये जो बीज प्रोवाइड कर रही हैं, वो तो बर्डन सहेंगी नहीं, चलो वो सस्ता बेच भी देंगी तो वो उसकी भरपाई सरकार से करवाएंगी, सरकार से सब्सिडी मांगेंगी, और सरकार के फिर पैसे खर्च हो गए नेसेसरी, तो सरकार के ऊपर फाइनेंशियली एक बर्डन आएगा, सब्सिडी का भी पैसा सरकार को ही अपनी जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार के लिए एक ह्यूज बर्डन है, ठीक है। आगे इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएट, मतलब सरकार ने सब्सिडी दी ताकि गरीब किसान उसे खरीदे और फसल उगाए, बट उसे खरीद कौन रहा है, सर सब्सिडी देने के बाद भी वो बहुत महंगी है, तो गरीब तो खरीद नहीं रहे, फिर भी अमीर किसानों ने ही इसके बेनिफिट उठाए, तो सरकार को लगा एक तो हमारे ऊपर बर्डन और ऊपर से बेनिफिट भी अमीर ही ले जा रहे हैं, तो फायदा क्या फिर। तो अमंग फार्मर्स द बेनिफिट ऑफ सब्सिडी आर मोस्टली टेकन बाय दी दोज इन प्रॉस्परस रीजन, मतलब वो जो बहुत बड़े फार्मर थे ना, ठीक है, जो प्रॉस्परस फार्मर थे, जो बहुत बड़े किसान थे, उन्होंने इनके बेनिफिट उठा लिए, ठीक है। सिंस द टारगेट बेनिफिशियरी, मतलब टारगेट बेनिफिशियरी कौन, पुअर फार्मर आर लेफ्ट बिहाइंड, बेचारा वो जो गरीब किसान था ना, पुअर फार्मर, वो तो फिर भी रह गया, वो तो कुछ ही नहीं कर पाया, उसको तो कुछ मिला ही नहीं। देयर इज नो रैशनल कंटिन्यूइंग विद द सब्सिडी, सरकार से चाह रही थी कि बंद कर दो सब्सिडी को, जब छोटे किसान के लिए हमने सब्सिडी दी वही नहीं है इसको अफोर्ड कर रहा है, वही नहीं खरीद रहा है, तो फालतू में क्यों सब्सिडी देनी, भाई मतलब में बड़े अब किसान खरीद रहे हैं, है ना। वेस्टफुल कंजप्शन, और पता है एक दिक्कत और था, वेस्टेज बहुत थी भाई, बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था, मान लो सस्ते में अगर मिल भी गया किसी को तो वो वेस्टेज कर रहे थे,
कहते हैं ना जिंदगी में जीवन में किसी को कोई चीज फ्री मिल जाए तो वो उसकी बर्बादी करना शुरू कर देते हैं। तो सरकार सब्सिडी देने के बाद सस्ते हो जाते हैं, सस्ता होने के बाद लोग उसको वेस्ट कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कितना एक्सपेंसिव आइटम है। तो बेमतलब की वेस्टेज बढ़ गई, ठीक है, अननेसेसरी कंजप्शन बढ़ गया उसका, क्योंकि लोगों को सस्ता मिलने लग गया तो लोगों ने क्या करा, उसका कंजप्शन बढ़ा दिया, अननेसेसरी कंजप्शन बढ़ा दिया। तो ये सही कैसे है? पहले वो तो गलत था, बट ये सही कैसे है? मतलब इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, देखो सरकार के 3 रीजन है बंद करने के। पहला रीजन, एक तो बर्डन सर आ रहा है, हमारा फालतू में घाटा हो रहा है। दूसरा, गलत फार्मर्स भी इसका यूज कर रहे हैं। तीसरा, जो सस्ता मिल जा रहा है तो वेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने सोचा कि बंद ही कर दो, बट अगर सोचा जाए अगर बंद कर दिया तो फिर वही जो थोड़े बहुत छोटे किसान खरीद पा रहे हैं वो भी नहीं खरीद पाएंगे। ये सब्सिडी सही कैसे है उसके मैं पक्ष में 2-4 बातें कहूंगा। एग्रीकल्चर इज ए रिस्की बिजनेस, आपको पता ही है। इन इंडिया सब्सिडीज आर नीडेड, इट इज ए आर्ग्यू दैट ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर आर पुअर एंड डू नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू परचेस। आपको पता ही गरीब किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसे खरीद पाए द रिक्वायर्ड इनपुट्स एंड द नीडेड फॉर सब्सिडीज, इसलिए उनको जरूरत है सब्सिडी की। किसको? पुअर किसानों को अभी भी जरूरत है। इफ सब्सिडी इज एलिमिनेटेड, अगर हटा दी सरकार ने, इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर किसान और गरीब किसानों के बीच में, फार्मर के बीच में फिर एक गैप बन जाएगा। अमीर तो फिर भी खेती कर लेगा, गरीब कहां से करेगा बेचारा। बिकॉज वाइल द रिच कैन रीप द बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, फिर ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट नए किसान लेंगे और या बड़े किसान लेंगे, पुअर किसान फिर भी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन के किसी मायने में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। बच्चों देखो, हमारे किसी भी देश में ना जो जीडीपी ग्रोथ है वो तभी संभव है जब इंडस्ट्री को एपिक सेंटर बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? एपिक सेंटर। मतलब आप अगर चाहते हो आप तरक्की करो, आपको अपने देश की इंडस्ट्रीज को एपिक सेंटर बनाना पड़ेगा। मतलब सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपनी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दे दिया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप फाइनल गुड्स बना के कच्चा माल की जगह आप बने बनाए गुड्स बेचोगे इंटरनेशनल मार्केट में और आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। अब इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट मिलेगा, सर्विस को भी मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है और बहुत मेन सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी के लिए, इसलिए इसको एपिक सेंटर रखना बहुत जरूरी है। मतलब आपको अपनी तरक्की के लिए सबसे अहम सेक्टर से ही बनाना है। ज्यादातर आप देखोगे ना, जो डेवलपिंग नेशन है, जो बहुत डेवलप है या डेवलपिंग है या डेवलप नेशन है, उनमें हमेशा इंडस्ट्रीज को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी, उन्होंने उसको एपिक सेंटर का। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है इंडस्ट्रीज हमें क्या देती है? इंडस्ट्रीज हमें रोजगार देती है। क्या देती है? रोजगार, बहुत लोगों को काम देती है। सिंस द कॉलोनियल रूल, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने हमारे कुछ इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, जैसे हैंडक्राफ्टेड इंडस्ट्रीज को उन्होंने क्या कर दिया? तबाह। ठीक है, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, और छोटी मोटी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई। प्लानर्स हाई प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू द 5 ईयर प्लान। हमारे जो आने वाले 5 साल के प्लान रहे, हमारे प्लानर ने कोशिश करी कि हम अपनी इंडस्ट्रीज पे क्या दे सके, हम अपनी इंडस्ट्रीज पर ध्यान दे सके। हमारे प्लानर ने जब स्टार्टिंग में 5 ईयर प्लान लॉन्च किया तो उसमें यही सोचा। इट वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज बाई द प्लानर दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नीड ए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। पर एक दिक्कत है, अगर आप अपने देश में इंडस्ट्री चलाना चाहते हो तो आपको अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस क्या करना होगा? अच्छा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बीच में आपको अपने देश में रोड हो गए, ठीक है, हाईवे हो गए, हाईवे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बैंक्स हो गए, बैंक्स हो गए, ठीक है, मार्केट हो गया। इन सबको रेडी करना होगा। जब आप अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करोगे तभी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ पाएंगी। मैसिव इन्वेस्टमेंट इसके लिए पैसा खर्च होगा, ठीक है, विच कुड बी रियलाइज ओनली थ्रू ए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब इसका कहने का मतलब है, जब 1951 में, वो 1951 में जब हम अपने 5 ईयर प्लान लॉन्च कर रहे थे, सरकार एक बात जानती थी कि अगर हमें अपने देश में इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है तो हमें बहुत मैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर, इंडस्ट्रीज बाद में आएंगी, पहले हमें अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, ना मार्केट है, ना बैंक है, सही से कुछ है ही नहीं, तो इंडस्ट्रियां कहाँ चलेंगी? पहले हमें ये सब बनाना होगा, इसके लिए लगेंगे पैसे। प्राइवेट सेक्टर अभी आएगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भाई उसके पास वो खर्च क्यों करेगा? मान लो अगर किसी प्राइवेट सेक्टर ने इंडस्ट्री लगा दी, सही से रोड बिजली पानी तो है नहीं, वो चलाएगा कैसे? ठीक है, तो मार्केट मार्केट का मतलब यहाँ पर हो गया कि सही मार्केट नहीं है। मान लो उस वक्त कोई भी इंडस्ट्री अगर लगा भी देता तो एक एक बिजनेसमैन का क्या होता है माइंड, कि हम कुछ बनाएंगे और उसे मार्केट में बेचेंगे और कमाएंगे पैसे, प्रॉफिट कमाएंगे। बट आपका प्रोडक्ट बन तो गया,
बेको के खा उस टाइम पीरियड में मार्केट ही नहीं था, ना लोगों के पास नौकरियां थी, ना पैसे थे, ना कोई बहुत बड़ी मार्केट थी जहां आप अपने प्रोडक्ट को बेच सको। इसलिए सरकार को इसमें आगे आना पड़ा कि चलो कोई बात नहीं, बेस भी हम बनाएंगे, इंडस्ट्री भी हम सेटअप करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो अभी आएगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कह रहा है ना तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अच्छा मार्केट है, तो हम आकर करें भी क्या, हम क्यों पैसे लगाएं कि इस ऐसी मार्केट में कौन पैसे लगाएगा जहां प्रोडक्ट ही नहीं बिकने वाले हो। तो सरकार को आगे आना पड़ा। ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं। along with the need to develop industry as the apex center of the growth। अगर आप हमने एपिक सेंटर बनाया किसको, ग्रोथ का, किसको, इंडस्ट्रीज को बनाया। द प्लानर एंड द पॉलिटिशियन ने एक चीज रियलाइज करी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही प्रोसेस होगा, अगर हम अपनी इंडस्ट्रियां लगाते हैं, ठीक है ना, मतलब हम इसको मार्केट सप्लाई पे नहीं छोड़ सकते, डिमांड एंड सप्लाई पर सिर्फ हम सोचे कि प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो खुद से इंडस्ट्री सेटअप करेंगे प्राइवेट लोग, तो फिर तो हो गया, वो कभी नहीं आने वाले। ऑल्सो कुड नॉट बी लेफ्ट द विजडम ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और सिर्फ प्राइवेट के भरोसे बैठे रहना बहुत बेवकूफी है कि प्राइवेट सेक्टर कुछ करेगा, नहीं करेगा, वो पैसे लगाएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसलिए सरकार का, हमारी सरकार का इंडस्ट्रीज में उतरना, खुद से सेटअप करना, रोड बनाना, इंडस्ट्रियां लगाना, ये जरूरी था, प्राइवेट नहीं आने वाला। उसके तीन रीजन, लैक ऑफ कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही नहीं था, वो कह रहे भाई इतना पैसा ही नहीं है कि हम इतने बड़े लेवल पे इंडस्ट्री सेटअप कर पाए, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, हमारे भारत की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बिग पुश की जरूरत थी, मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए था, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जरूरत थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत सारा पैसा चाहिए था, बहुत सारा। अब इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी टाटा एंड बिरला वर द ओनली एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल हाउसेज इन इंडिया। आपको पता है बड़े घराने थे टाटा और बिरला, इन्होंने तो सेटअप कर लिए, एक दो घरानों ने तो कर लिए क्योंकि उनके पास पैसा था, बाकी सबके पास उतना पैसा नहीं है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दीज इंडस्ट्रियल हाउसेज, ठीक है। बाकी और इंडस्ट्री लगा देना, वो इन घरानों की बस बात नहीं थी, जितनी लगा सकते थे लगा दी इन्होंने। अकॉर्डिंगली इट बिकम इसेंशियल फॉर द स्टेट, ये जरूरी हो जाता है कि जो हमारी सरकार है वो अब आगे आए। देखो कितना, जितना हमारे बड़े घराने कर सकते थे, इंडस्ट्रियल हाउसेस कर सकते, उन्होंने किया, और वो नए बिजनेस सेटअप कर नहीं सकते, और कोई प्राइवेट सेक्टर आएगा नहीं, इसलिए सरकार को आना पड़ेगा और देश के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करना होगा, मतलब लाइक हमारे सरकार को ही आगे इंडस्ट्री सेटअप करनी होगी। प्राइवेट सेक्टर तो हाथ खड़े कर लिए, वो कह रहे हैं हमारे पास भाई पैसा है ही नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे लो इंडस्टमेंट, अब मान लो अगर किसी के पास पैसा है भी, चलो मान लिया है भी अगर पैसा, तो वो कह रहा भाई मैं लगाऊंगा ही नहीं पैसे मार्केट के अंदर, क्यों, मैं बताता हूँ। द प्राइवेट इन्वेस्टर लैक इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, मतलब इच्छा, जिसे कहते हैं इच्छा, उनमें इच्छा नहीं थी, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, ठीक है। कह सकते हो आप इच्छा नहीं है। सर इच्छा क्यों नहीं है, मन क्यों नहीं है उनका पैसा लगाने का, वो पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मार्केट बहुत छोटा है, भारत में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि हम प्रोडक्ट बनाकर अपने बेचे लोग खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट वाज ओइंग टू द लो लेवल ऑफ डिमांड, ना मार्केट छोटा है इसलिए डिमांड छोटी है, क्या है, लो लेवल ऑफ डिमांड है, डिमांड नहीं है। और जब डिमांड नहीं होगा, जब लो लेवल ऑफ डिमांड होगा तो क्या होगा, इनकम भी क्या होगा, कम होगा। बात को समझना, देखो मार्केट छोटा है, लोग, अच्छा मार्केट कैसे छोटा होता है, कैसे पता चलता है, देखो मार्केट छोटा मतलब कोई मार्केट ये नहीं है कि पहले वो 1-2 किलोमीटर लगता था, वो आधी किलोमीटर लगता है, इसे नहीं कहते बच्चों। मार्केट छोटा होने का मतलब ये है कस्टमर नहीं है मार्केट में, कस्टमर नहीं है। कस्टमर क्यों नहीं है, काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब जब जेब में दमड़ी नहीं है तो क्या खरीदेगा मार्केट में जाकर, है ना। बात को समझना, उस टाइम पीरियड में सारे लोग बेरोजगार हैं, खाली बैठे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, ना कमाई है, ना बैंक बैलेंस है, एक दमड़ी जेब में नहीं है, ना पैसा है, ना वो बाजार जा रहे हैं, ना वो डिमांड कर रहे हैं। जब वो डिमांड ही नहीं कर रहे तो मार्केट हो गया ना अपने आप छोटा, नहीं मार्केट में कस्टमर है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को समझ सकते हो, मार्केट देखो, मार्केट को छोटा कब कहते हैं, जब मार्केट में डिमांड कम होती है, यानी लोग डिमांड कम करते हैं। लोग डिमांड क्यों कम करते हैं, ये ना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, लो लेवल ऑफ इनकम, रोजगार ही नहीं है, कमाई नहीं रही, कहां से, ना पैसा है, ना वो पैसा है, ना वो डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड नहीं करेंगे मार्केट छोटा होगा। जब मार्केट छोटा होगा तो कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा। एक बात बताओ, मैं किसी भी ऐसी मार्केट में अपनी शॉप खोलूंगा जहां पे कस्टमर ही नहीं आते हो, डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, बंद पड़ा है, सबको धंधा पिटा हुआ है मार्केट का, क्या करेंगे खोल के। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर कहता है भाई मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट बिल्कुल खत्म है, ठीक है। चलो आगे, तीसरा रीजन, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो सरकार ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर आ भी गया मान लो,
तो प्राइवेट सेक्टर तो पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट से चलता है, और वो कभी भी लोगों का भला चाहेगा नहीं। तो सरकार ने सोचा चलो हम ही इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इसमें लिखा है ना ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, समाज का भला। देखो, प्राइवेट सेक्टर कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता। सरकार सोच रही थी कि अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, इससे सोसाइटी में बदलाव आएगा। द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंसी वाज एम्प्लाई क्लियर दैट देन इंडियन इकोनॉमी नीडेड टू बी गिवन ए सोशलिस्टिक पैटर्न। वैसे भी हमारा भारत एक सोशलिस्टिक पैटर्न में चल रहा था, है ना, समाजवाद पे चल रहा था। अकॉर्डिंग लीगल्स को देखा जाए तो ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस, समाज का भला करना, वाज स्टेटेड एज वन ऑफ द क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। हमारी सरकार का एक ये भी था ऑब्जेक्टिव कि हमें आने वाले 5 सालों में समाज का भला करना है, सोसाइटी को भी ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ने एक चीज का एहसास किया, ये तभी अचीव होगा अगर हम अपने आप को सोशलिस्टिक पैटर्न दिखा रहे दुनिया को कि हम सोशलिस्टिक, हम समाजवादी देश है, जहां पर हर चीज सरकार चलाती है, सारी चीजें सरकार ऑपरेट करती है, सरकार सोसाइटी का भला करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना होगा। क्या करना होगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, एग्जाम में पूछता है कई बार कि सरकार ने 1990 आजादी के बाद, कह सकते हो 1951 के बाद, सरकार ने ही इंडस्ट्रियां क्यों सेटअप करी। देखो, तीन बातें तो हमें पहले भी क्लियर हो चुकी हैं। पहला क्या, पहली बात सर, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाना नहीं चाहता था क्योंकि मार्केट नहीं था। तीसरी बात, सरकार चाहती थी कि अगर मैं आऊंगी तो समाज का भला हो जाएगा इस बहाने। तो ये दो तीन बातें हैं, और जिसके तहत सर कह सकते हो आप कि सरकार ही चाह रही थी कि हम ही आ जाते हैं, ठीक है, कम से कम सोशलिस्टिक पैटर्न का हमारा देश है, इस बहाने सोशलिस्टिक पैटर्न पे चलेंगे भी इस बहाने हम। तो सरकार ने सोचा चलो ठीक है, हम रहेंगे तो इंडस्ट्री भी सेटअप हो जाएंगी, और हम क्या करेंगे, हम रोजगार जनरेट करेंगे रेदर देन द मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। मतलब सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देंगे, हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो प्रॉफिट देखेगा, वो शायद जॉब दे ना दे कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाज टू बी डिस्करेज एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट रेदर देन ए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज दे कंसिडर्ड एज ए बेस्ट मींस टू अचीव इट। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर किया और पब्लिक को ही बढ़ावा दिया, ताकि पब्लिक ही आगे बढ़े। जो नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो आईपीआर है, और ये है भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आईपीआर 1956। इसे अच्छे से डन करना है, ये एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, देखो आईपीआर का लॉन्च किया गया था सन 1956 में, इसकी डेट याद रखना। ठीक है, क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें साफ कहा गया था देश में इंडस्ट्री लगाने में सिर्फ सरकार ही सबसे आगे रहेगी। दिस रिजोल्यूशन लेड ए रोड मैप ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, जो हमारे दूसरा 5 ईयर प्लान था, पहला वाला नहीं दूसरा वाला 1956 के बाद का जो प्लान था। इट वाज ए माइलस्टोन द अचीवमेंट ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस, क्योंकि हमें सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ करनी है। सिंपल सा कहूं ना, इस पॉलिसी में मैक्सिमम इंडस्ट्रियां सरकार ने अपने हाथों में ले ली, प्राइवेट के हाथों में बहुत कम इंडस्ट्रियां रखी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पूरी भागदौड़ है वो अपने हाथों में रखे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दे सके, रोजगार दे सके। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे सरकार विश्वास नहीं कर रही थी, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी नहीं आना चाहता, उनके पास पैसे भी नहीं थे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें तीन चार बातें। सबसे पहला, तीन क्लासिफिकेशन की गई इंडस्ट्रीज की। पहली रेलवे, डिफेंस, सॉरी पहला पब्लिक सेक्टर, ऐसी इंडस्ट्रियां जो सिर्फ सरकार के हाथों में रहेंगी। रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ये एग्जांपल है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियां सरकार ने अपने हाथों में टेक ओवर कर रखी थी। तो मैं इसमें से एग्जांपल दे रहा हूं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रियां जो सरकार खुद सेल्फ चला रही थी, और भी इसके अलावा है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब जो इंडस्ट्रियां सरकार खुद चलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब एंटरप्राइजेस, ऐसी इंडस्ट्रियां जिसे प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर चलाएंगे। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन था आईपीआर 1956 का, फर्टिलाइजर, माइनिंग, और मतलब ये, और साथ में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और माइनिंग इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रियां थी जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ने मिलकर काम किया, यानी दोनों ने मिलकर इंडस्ट्रीज को चलाया। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन, अदर इंडस्ट्रीज अदर देन कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पहली और दूसरी कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी इंडस्ट्रियां किसके हाथों में रख दी गई, प्राइवेट सेक्टर में। जैसे कि आप जूते बना सकते हो, जूते और चप्पल। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा, ज्यादातर इंडस्ट्री सरकार ने अपने हाथों में रख ली, पहली और दूसरी कैटेगरी के अंदर ही। थर्ड सेक्टर, तीसरी कैटेगरी में बस क्या था, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री थी ना, जूते चप्पल बनाने वाला काम, ये दे दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, ये था आईपीआर 1956। याद रखना, ये तीन क्लासिफिकेशन आपको याद रहनी चाहिए। तो बच्चों
हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, आईपीआर 1956। आईपीआर 1956 क्या था, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था जिसमें सरकार ने डिक्लेयर किया था कि सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस किसके हाथों में रहेगा, ये सारा जो इंडस्ट्रीज लगाने का जो काम रहेगा वो गवर्नमेंट अपने हाथों में रखेगी। आने वाले सेकंड 5 ईयर प्लान में, जो अगले 5 ईयर प्लान में होंगे, सरकार ने उसमें मेंशन कर दिया था कि इंडस्ट्रीज हम ही सेटअप करेंगे विद सोशल जस्टिस, यानी रोजगार देने का काम होगा हमारा। हमारा टारगेट यही होगा, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। तो आईपीआर 1956 में साफ डिक्लेरेशन है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज कौन चलाएगा, सरकार चलाएगी। उसके बाद इसमें तीन वो किए क्लासिफिकेशन किए गए। पहला, हम इंडस्ट्रीज को तीन हिस्सों में बांटेंगे। पहला जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होंगे, मतलब वो इंडस्ट्री जिसे सिर्फ पब्लिक सेक्टर चलाएगा, यानी सरकार चलाएगी, लाइक रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, ये तीन जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये किसके थे, ये पब्लिक सेक्टर के, मतलब ये वो इंडस्ट्रियां जिन्हें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही रन करेगा। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, मतलब ऐसी इंडस्ट्रियां जिन्हें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर चलाएंगे, लाइक फर्टिलाइजर और माइनिंग। ठीक है, तीसरा है वो इंडस्ट्रियां जिन्हें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे, लाइक जूता बनाने वाला, चप्पल, छोटे मोटे इंडस्ट्रियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अच्छा, अगला इनिशिएट, पहला इनिशिएट था कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को तीन हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट और ओनली प्राइवेट। उसके बाद जो सेकंड चीज आई, मतलब ये हमारा जो था बच्चों, ये हमारा था फर्स्ट, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इंडस्ट्रीज को तीन हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, प्राइवेट, पब्लिक, सॉरी ये पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक, और तीसरा प्राइवेट सेक्टर, ओनली प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपने इंडस्ट्रीज में एक नया, इसमें एक नियम और ऐड किया गया, दूसरा जो पॉइंट है आईपीआर का, कि जो भी इंडस्ट्रियां होंगी, जो प्राइवेट सेक्टर वाली इंडस्ट्रियां हैं, वो लाइसेंस लेंगी। क्या लेंगी, लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस कोई वर्क नहीं करेगा। इंडस्ट्रीज द प्राइवेट सेक्टर would be established only through a license from the government। आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस लोगे तभी आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। ठीक है, द बेसिक ऑफ आइडिया लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज टू इंकरेज इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड। देखो सरकार ने ना, ये बेसिक आइडिया था कि लाइसेंस लेने वाला, ताकि पिछड़े इलाकों में क्या हो सके, हम इंडस्ट्री सेटअप कर सके। वाज टू बी प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। अब मैं आपको समझाता हूँ, सरकार अपनी इस लाइसेंस पॉलिसी को के थ्रू ज्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कहां फेंकने की कोशिश कर रही थी, बहुत पिछड़े एरिया में। अब सरकार कैसे, देखो पिछड़े एरिया में आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो सरकार उस वक्त में बहुत सुविधाएं दे रही थी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसका मतलब पॉइंट नहीं है, बस समझ लेना कि इसके पीछे का जो बेसिक मोटिव था वो बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करना था। और ये कैसे होंगे, अगर हम किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को किसी बैकवर्ड एरिया से पहुंचा देंगे तो वो एरिया अपने आप डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे लोगों को काम भी मिल जाएगा, वहां के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट कंपनी खुद ही बिल्ड कर देगी। चलिए, लाइसेंस वाज नीड नॉट ओनली फॉर स्टैब्लिश। आप सिर्फ नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने जा रहे हो उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, नया नया प्लांट लगाना है, लाइसेंस लो। आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, और साथ साथ में, ठीक है, ठीक है, प्रमोट सोशल वेलफेयर रेदर देन प्राइवेट प्रॉफिट। ठीक है, तो सरकार ने नए प्लांट लगाने पे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पे, दोनों पे लाइसेंस इंपोज कर दिए। ठीक है, थर्ड है इंडस्ट्रियल कंसेशन। तो आपको लाइसेंस वाला आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर नया बंदा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री लगाता है, उसे लाइसेंस सरकार से लेना पड़ेगा। विदाउट लाइसेंस के आप इंडस्ट्री रन नहीं कर सकते, और साथ में अगर आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। थर्ड क्या था, इंडस्ट्रियल कंसेशन। सरकार ने कहा था कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, अगर वो किसी बहुत पिछड़े इलाके में इंडस्ट्रीज लगाता है, तो हम उसको, अगर किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाता है, तो हम कुछ समय के लिए उसको टैक्स से आजादी दे देंगे, और साथ साथ हम उसे सब्सिडी भी देंगे, हम छूट भी देंगे, पर आपको किसी पिछड़े इलाके में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना होगा। टैक्स हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे मतलब हम आपको काफी समय तक टैक्स से छुटकारा दे देंगे, आपको टैक्स से नहीं भरना। दूसरी बात, हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो और साथ साथ में ये था कि expect promote regional equality like the policy of industrial license, the industrial concession were expert। देखो लाइसेंस के साथ साथ हम आपको ये सुविधाएं देंगे, एक तो टैक्स में बेनिफिट और दूसरा सब्सिडी। ये दो बेनिफिट ले सकते हो अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में लगाते हो। ये आईपीआर का जो था 1956 का, ये तीसरा पोर्शन था। पहला क्या था, इंडस्ट्रीज को तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया। दूसरा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तीसरा, बैकवर्ड एरिया में लगाते हो तो आपको टैक्स से छूट मिलेगी और आपको सब्सिडी भी मिलेगा। ठीक, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। खैर ये अलग टॉपिक हो गया। हमारे आईपीआर के बच्चों तीन हैं, तो वो तीन पॉइंट्स आपको लर्न करने होंगे। आईपीआर में तीन क्या क्या पढ़ लिया हमने, आईपीआर में पढ़ा, पहले इंडस्ट्रीज को तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। दूसरा जो भी तो फिर दूसरा हमारा था कि अगर कोई भी बैकवर्ड एरिया में लगाता है तो उसको मतलब सब्सिडी और टैक्स हॉलिडे मिलेगा। और एक थर्ड पॉइंट ऑफ इसमें क्या ऐड कर सकते हो कि अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करता है या एक्सपेंड करता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा।
तो ये आईपीआर 1956 के तहत लिए गए 3 एक्शन थे और ये लर्न करने होंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जो छोटे मोटे लेवल पे काम करती है, जिनके टर्नओवर बहुत कम होते हैं, जिसमें कैपिटल कम लगाना होता है। ठीक है, देखिए अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन देखिए। देखो पहले तो मैं 1951 के टाइम की डेफिनेशन बताता हूँ, जब हमारे पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था। उसमें लिखा था कि अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपने कोई बिजनेस सेटअप किया 5 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप एक छोटे बिजनेस हो, आप एक एसएसआई हो, स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस हो। ठीक है, बट अभी की डेफिनेशन क्या है, देखो आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, सॉरी आपका इन्वेस्टमेंट, आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, वो 10 करोड़ से कम होना चाहिए, और आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, आप स्मॉल स्केल बिजनेस हो, मतलब एक छोटे लेवल के बिजनेस हो, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। ठीक है, टर्नओवर 50 करोड़ से कम और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम। उस टाइम पीरियड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम था, आप एक छोटे बिजनेस की कैटेगरी में आते थे, पर वही अब थोड़ा समय बदल गया है, तो उसको अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बच्चों, इसे भी बिल्कुल स्किप मत करना। देखो छोटे इंडस्ट्रीज के ना एक फायदा क्या होता है, ये लेबर इंटेंसिव होते हैं और ये रोजगार बहुत देते हैं। यहाँ पे मशीनें तो चलती नहीं है, ज्यादातर ऐसी इंडस्ट्रीज में ना लोग हाथों से काम करते हैं, तो ये रोजगार देते हैं। क्या देते हैं, ये रोजगार देते हैं लोगों को, मतलब लोगों को जॉब देते हैं। दूसरी बात लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, इनको बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती कि बस इसी जगह पे इसको स्टैब्लिश करना है, क्योंकि कच्चा माल यहीं पे मिल सकता है, यहाँ बैंक है, रोड है, हाईवे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लोकेशन फ्लेक्सिबल है। तो सरकार ज्यादातर ऐसे इलाके को, मतलब ऐसे बिजनेस को पता है कहाँ स्टैब्लिश कर देती थी, बहुत पिछड़े इलाकों में, बैकवर्ड एरियाज में। तो बड़ी इंडस्ट्रियां बैकवर्ड एरियाज में नहीं जा रही थी, क्योंकि उनको वहां पे वो फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, पर ये जा रहे थे। तो इससे ना रीजनल इक्वालिटी बढ़ रही थी, मतलब पिछड़े इलाके भी डेवलप कर रहे थे। तो सरकार देखो इस बिजनेस का पहला फायदा, एक तो ये रोजगार देता है, दूसरा इससे बैकवर्ड एरिया भी क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। तीसरा देखो जैसे हमारे कुछ, मैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, भिलाई स्टील, राउरकेला स्टील, ये स्टैब्लिश किए गए थे। मतलब सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादातर ये वहीं स्टैब्लिश किए गए जहां पे कच्चा माल था, जहां कच्चा माल उपलब्ध था, बड़े बड़े प्लांट ये वहीं लगाए गए। बट दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बड़ी इंडस्ट्रीज को कच्चे माल की जरूरत होती है, अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ताकि उनकी जो कॉस्ट है वो कम आए। देखो अगर हम ऐसे राज्य में रहेंगे जहाँ पे कच्चा माल अवेलेबल नहीं है, और वो कच्चा माल हम किसी दूसरे राज्य से मंगाएंगे, तो फालतू में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। अगर हमारे राज्य में ही कच्चा माल अवेलेबल है, इंडस्ट्री भी सेम राज्य में ही है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचता है। बट छोटी इंडस्ट्रियों में ऐसा नहीं होता है। जो छोटी इंडस्ट्रियां होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां होती है, उनमें ये सब दिक्कतें होती नहीं है, ये लोकेशन फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें कोई बहुत बड़े रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी इंडस्ट्रीज में ना थोड़ा कम पैसा लगता है, और ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। और पता है उस वक्त 1951 में, मतलब उस टाइम पीरियड में, आजादी के बाद हम कह सकते हैं 1951 तो खैर 5 ईयर प्लान था हमारा, 47 के बाद कह सकते हो आप, सरकार चाहती थी ये इंडस्ट्रियां सेटअप हो। क्यों, क्योंकि सरकार के पास भी उतने पैसे नहीं थे। प्राइवेट इन्वेस्टर तो आना ही नहीं चाहते, ना मार्केट ना पैसा। ठीक है, ना मार्केट है ना पैसा है, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आ नहीं देते। तो इन्हें ना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, ना इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत, ना इनमें कोई कच्चे माल का बहुत बड़ा झंझट है। तो सरकार ने कहा सबसे ज्यादा, और रोजगार भी दे रहे हैं, सरकार ने कहा सबसे बेस्ट है इन्हें स्टैब्लिश करो। क्यों, क्योंकि बहुत कम और मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 5 लाख से भी कम इन्वेस्टमेंट में ये स्टार्ट हो जा रहे थे, और ये जॉब भी दे रहे थे, इसलिए इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या क्या बेनिफिट पढ़े, हमने पढ़ा ये रोज जॉब देते हैं, ये बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करते हैं, पिछड़े इलाकों में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो बच्चों चलिए बात करते हैं ट्रेड की। ये याद रखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के 3 फायदे हैं, एक तो कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट, जॉब देते हैं, और बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करते हैं। इंटर रीजनल जो इनइक्वालिटी है, जो हमारे गांव शहर अलग अलग होते जा रहे हैं, पिछड़े इलाके नहीं बढ़ रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं, ये उसको थोड़ा उस गैप को भरते हैं। लाइक ये बैकवर्ड एरियाज को भी डेवलप करते हैं, ये कहीं भी स्टैब्लिश हो जाते हैं। अब ट्रेड की, ये जैसे देखो हमारा जो इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड था, यानी जो फॉरेन ट्रेड था, हमारे फॉरेन ट्रेड में सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएट लिया 1951 के बाद। और ये पता है इनिशिएट क्या था, सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरकार ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरकार ने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया। यानी सरकार जब भी कुछ इंपोर्ट कर रही थी बाहर से, या फिर हमारे यहाँ के जो लोग इंपोर्ट कर रहे थे, सरकार चाहती थी इंपोर्ट को रोका जा सके। हम नहीं चाहते हैं बाहर की कोई भी चीज हमारी टेरिटरी में आए,
उसके पीछे का रीजन क्या था? सरकार इंपोर्ट पे मतलब चाहती थी कि बाहर की चीजें हमारे देश में ना आए। उसके पीछे का साफ रीजन है, सरकार हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा रही थी। क्यों? तो हमारी इंडस्ट्रियां उस वक्त ना खड़ी हो रही थी, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही थी। हमारे जो प्रोडक्ट थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, थोड़े महंगे भी थे। अब विदेशी प्रोडक्ट अगर हमारी इकोनॉमी में आ जाते उस वक्त, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, तो हमारे प्रोडक्ट उनसे कंपटीशन नहीं लड़ पाते और वो बिजनेस हमारी बंद हो जाती। बचा अभी बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुए और एकदम से बंद भी हो जाते। इससे सरकार नहीं चाह रही थी कि आने वाले कुछ सालों तक कोई बाहरी इंडस्ट्री या उसका कोई प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी में बिके। इसे सरकार ने इंपोर्ट पर लगा दिया था एक तरह का बैरियर, कि हम बाहर से कुछ भी नहीं आने देंगे, हम अपनी इंडस्ट्री बचाएंगे और साथ साथ में देखो बाहर से सामान मंगाएंगे, हमें डॉलर देने पड़ेंगे, हमारे पास डॉलर्स भी उतने नहीं है, तो पैसा भी बच जाएगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी बच जाएगी। बस इसी कॉन्सेप्ट पे सरकार ने बाहर से आने वाली चीजों पर रोक लगा दी। क्या लगा दी? इंपोर्ट पर रोक लगा दी। रोक लगा या रोक लगी, ठीक है ना, रोक लगाई है हमने, इंपोर्ट पर रोक है। कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही है, इंडिया अडॉप्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। इन 40 सालों में सरकार ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया। ठीक है, इसे कभी कभी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड भी कहते हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी भी कहा जाता है। तो इसे 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए याद कर लेना बच्चों। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रेफर, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं बच्चों। देखो, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? रेफर टू द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक। एक तो अपनी इंडस्ट्रीज को बचाओ और दूसरी बात और बचानेंगे कैसे? रिस्ट्रिक्शन लगाओ एंड इंपोर्ट ड्यूटीज इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी कोई विदेशी प्रोडक्ट हमारी टेरिटरी में आए या इंटरनेशनल लेवल पे ना बैरियर्स लगा दो। क्या लगा दो? एक तो रिस्ट्रिक्शन लगा दो, आने ही मत दो। ठीक है, ठीक है, एक तो वो लगाओ और दूसरी ड्यूटीज लगा दो। दो चीजें, ये दो चीजें एक साथ इंपोज करो। और रोकेंगे कैसे किसी चीज को बाहर से हमारे यहाँ आने पर? अब ये थोड़ी बॉर्डर पे खड़ जाएंगे, ओ तू अंदर नहीं आएगा। एक तो कुछ चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि तुमको आना अलाउ नहीं है। तुम कुछ कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज को बोल रहे हो कि भैया तुम प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते, और जो बेचने की कोशिश भी करे ना, उन पे इतने ड्यूटी और टैक्सेस लगा दो कि वो हमारी इकोनॉमी में इतने महंगे हो जाए, इतने महंगे हो जाए कि हमारे लोग उसे खरीद ही ना पाए। ठीक है, तो ये दो तरीके लगाए सरकार ने। आगे, import substitution implied domestic production of those goods which the economy has importing from the rest of the world. This is a strategy to save foreign exchange by restricting the volume of import. सरकार इसमें सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाह रही थी। क्या बचाना चाह रही थी? तो सरकार कह रही है अगर कोई चीज जो बाहर मिलती है, अगर वो हम अपनी इकोनॉमी बना सकते हैं, तो क्यों बाहर से मंगाना? अरे भाई, जो चीज हम बना सकते हैं अपनी इकोनॉमी में, उससे बनाएंगे, हमारा पैसा बचेगा, डॉलर्स बचेंगे हमारे। तो वही सरकार इसमें कह रही है कि जो चीज हम अपनी इकोनॉमी बना सकते हैं, उसे बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज जो बहुत उस वक्त स्केयर था हमारे लिए, क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास। द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वाज टू बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट इनपुट। हम मंगाएंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, but किस टाइप की चीजों को? हम प्लांट और मशीनरी मंगाएंगे बाहर से। हम फालतू फालतू की कोई चीज नहीं मंगाएंगे, पैसा नहीं खर्च करेंगे, उसी पैसे को बचा के कुछ अच्छा मंगा लेंगे बाहर से। तो पूरी तरीके से ये नहीं रोक लगा देंगे, हम अपने लिए वो चीजें मंगाएंगे जो हमें जरूरत है, प्लांट्स, मशीनरी, जिससे इंडस्ट्री डेवलप करे। ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जरूरी है, बट कैन नॉट बी प्रोड्यूस डोमेस्टिक, और उसे हम बना नहीं सकते अपने। देखो, कहने का मतलब है इन मशीनरीज को हम अपने देश में बना नहीं सकते थे, इसलिए इसको हमें बाहर से ही मंगाना पड़ रहा था। तो हम पैसे बचा ही इन सब चीजों के लिए रहे थे। ठीक है, Owing to lack of technology, lack of investment, सर हम बना क्यों नहीं पा रहे थे सर? जैसे बाकी चीजें बना ले रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, तो हम प्लांट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना हमारे पास इतना पैसा था कि हम बड़े बड़े प्लांट लगा के इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना सके। इसे सरकार ने इन्हें इंपोर्ट कराना ही बेहतर समझा। हाँ, बाकी ऐसी चीजें नहीं बनाई सरकार ने जो हम बना सकते थे। जो हम बना सकते थे वो हमने मंगाया नहीं, जो हम नहीं बना सकते थे वो हमने मंगाना स्टार्ट कर दिया। By adopting inward-looking trade strategy, the government preferred to economy the use of foreign exchange through the import substitution rather than the maximize। अगर सरकार ने गलती करी तो अभी भी सरकार ने इसे जनरेट करने का नहीं सोचा, सरकार ने इंपोर्ट ना करके पैसे तो बचा लिए। देखो, पैसे बचाना अच्छी बात है, कमाना बुरी बात नहीं है। सरकार ने कमाया नहीं, ये गलती है सरकार की, सरकार ने गलत किया। सरकार ने क्या किया? इंपोर्ट करके फॉरेन करेंसी बचाया, बट एक्सपोर्ट करके कमाया नहीं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती थी। अगर सरकार उस वक्त एक्सपोर्ट करती तो कुछ डॉलर्स कमाती। सरकार ये सोच रही थी कि चलो हम बाहर से कुछ मंगाएंगे नहीं, हमारे तो डॉलर्स बच जाएंगे। अरे डॉलर्स तो बच जाएंगे, ये बात तो समझ में आ गई, पर एक्सपोर्ट तो करो, एक्सपोर्ट करके कुछ कमाओ तो सही। ये सरकार ने किया ही नहीं।
ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सरकार कह रही थी कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बाहरी इंटरनेशनल कंपटीशन से बचा रहे हैं। चलो खैर ये तो बात अच्छी है, सरकार इसलिए बाहर से नहीं आने देना चाह रही थी, हमारी इंडस्ट्रीज बच जाएगी। तो दो मोटिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में दो मोटिव सरकार के झलक रहे हैं। पहली चीज, एक तो हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बचानी है और दूसरा हमें अपने डॉलर्स बचाने हैं ताकि हम उन चीजों को मंगा सके जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जैसे लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जिसे हम अपनी इकोनॉमी में नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दो मोटिव से सरकार इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, इंपोर्ट पे सरकार रोक लगा के बैठी थी। बट कुछ चीजों पर रोक नहीं थी जो हमारे लिए एसेंशियल थी, बाकी वो हर चीज सरकार रोक रही थी जो हम अपनी इकोनॉमी में बना सकते थे। दूसरी चीज, हमें इंडस्ट्रीज बचानी है और हमें डॉलर्स बचाने, इसलिए हमें इंपोर्ट नहीं करना। ठीक है, आगे अब बात करते हैं सरकार के 50 से 90 के बीच में, जो 40 सालों में सरकार ने जितने ये इनिशिएट लिए, ठीक है, इसके फीचर्स क्या रहे, मैं एक एक करके ना टिक लगा देता हूं बच्चों। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनना। सरकार ने पहली बात तो मिक्स इकोनॉमी का मॉडल अपनाया और 5 ईयर प्लान अपनाए। क्या अपनाए? किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। सरकार ने मिक्स इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान अपनाए ग्रोथ के लिए। दूसरी बात, सरकार ने पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया क्योंकि प्राइवेट को नहीं किया। तो प्राइवेट सेक्टर ने सिर्फ सेकेंडरी रोल प्ले किया प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में, क्योंकि इसको सरकार ने प्रमोट ही नहीं किया। ठीक है, एंड द परमिट, इनके ऊपर लाइसेंस लगा दिया। किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। और लाइसेंस एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एंटरप्रेन्योर वर टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्री लगानी है, लाइसेंस लो। और मोस्ट केसेस वर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन द लीगली प्रिस्क्राइब लिमिट, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए भी लाइसेंस लो। तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया नहीं, इन पर लाइसेंस वाइसेंस थोप दिए, बेचारे आगे ही नहीं बढ़ पाए। ठीक है, उसके बाद है सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर हमने अभी बात कर ली है, ठीक है ना। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाकर क्या बचाने की कोशिश करी? एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी बचाने की कोशिश करी सरकार ने। ठीक है, और सरकार ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना चाहा। मतलब ये मोटिव क्या था? मोटिव क्या था भाई? मोटिव सिंपल था, सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया था ताकि हम डॉलर बचा सके और साथ साथ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा सके। ठीक है, और सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के तरीके क्या अपनाए? सरकार ने इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी और बहुत सारे कोटास तय कर दिए, मल्टीपल तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए ताकि इंपोर्ट ना हो सके। तो ये याद कर लेना कि सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया कैसे। ड्यूटी लगा के, ड्यूटी लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ना तो तुम आओगे और जो आ रहे थे उन पे इतने टैक्स और ड्यूटी थोप दो कि वो इतने महंगे हो जाए कि हमारे भारत के बाजारों में बिके ही ना। और द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाज टू बी डेवलप विद ए व्यू टू बिल्डिंग ए इंफ्रास्ट्रक्चर। और कुछ इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप सरकार ने इसलिए किया ताकि हम अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर सके। किस चीज को? क्योंकि कुछ बड़ी इंडस्ट्रियां सेटअप करना फिर भी जरूरत था, क्योंकि सरकार जानती थी अगर बड़ी इंडस्ट्री हमने सेटअप नहीं करी तो हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवे, ब्रिज, स्कूल है, ये नहीं सेटअप हो पाएगा। इसलिए हमें स्टील, आयरन, सीमेंट, इन सबकी इंडस्ट्रियां सेटअप करनी पड़ेंगी। तो बड़ी इंडस्ट्रियां सरकार ने कुछ तो सेटअप करी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सरकार ने बहुत प्रमोट किया क्योंकि ये क्या दे रहे थे? ये रोजगार दे रहे थे। क्या दे रहे थे? रोजगार। तो सरकार के जितने भी 40 सालों में हुए हिसाब किताब वो सारे हमने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, सरकार के 40 सालों के मेहनत के कुछ गुड इम्पैक्ट रहे। हाँ, हमने अपने ग्रोथ को बिग पुश किया, मतलब बढ़ावा दिया। ठीक है, किसके थ्रू? ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू। इसमें फार्मिंग में बदलाव आया। सरकार ने इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया। इस पे ध्यान दिया, सरकार ने कॉटन टेक्सटाइल मिल को स्टैब्लिश किया, जूट को किया। ठीक है, और डाइवर्सिफाई कर दिया 1990 तक, मतलब इन इंडस्ट्रीज को बहुत बढ़ावा दिया। देयर वाज ए मार्क डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर देन द सनराइज इंडस्ट्रीज। हमारी सरकार की कुछ सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, मतलब ये इंडस्ट्रियां वो है जो सरकार ने स्टार्ट करी, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आई। और वाकई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सरकार की सनराइज इंडस्ट्री, सनराइज इंडस्ट्री का मतलब जो बहुत शाइन कर गई, बहुत आगे बढ़ गई। तो सरकार के इन 40 सालों की मेहनत में ग्रीन रिवोल्यूशन ने फार्मिंग को बढ़ाया, कॉटन टेक्सटाइल जैसी अच्छी अच्छी जूट जैसी इंडस्ट्रियां सेटअप हुई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियां सेटअप हुई। ठीक है, राउरकेला, भिलाई प्लांट स्टील जैसे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियां सेटअप हुई, ये भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए सरकार के। और सरकार ने छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, जिससे हमने ग्रोथ विद सोशल जस्टिस को अचीव किया, लागू रोजगार मिले लोगों को। और इससे बैक सही में एसएसआई जो थे ना, छोटे इंडस्ट्रियां जो थी, उन्होंने वाकई बहुत जॉब दी लोगों को। ठीक है, आगे कुछ बैड इंपैक्ट की बात कर लेते हैं, कुछ बुरी चीजें भी इन 40 सालों में। सरकार ने ज्यादा ही पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया और ज्यादातर आपके पब्लिक सेक्टर क्या हो गए? करप्ट हो गए। ज्यादातर पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रियां थी वो डूब गई। दूसरी चीज, पब्लिक सेक्टर की ज्यादातर जो इंडस्ट्रियां थी वो
डेड सोशल वेट हो गई, समाज के ऊपर भार हो गई, इनफिशियंसी आ गई, करप्शन आ गई, चोरी होने लग गई, और फिल्फ्रेज भाई मतलब लीकेज मतलब चोरी चमारी स्टार्ट हो गई। ज्यादातर सरकार ने जो इंडस्ट्रियां चलाई वो डूबना स्टार्ट हो गई। ठीक है, सरकार ने जो लाइसेंस लगाया था ताकि अगर कोई अपने इंडस्ट्री सेटअप करता है या अपने आप को एक्सपेंड करता है, ठीक है, ज्यादातर सरकार की ये जो लाइसेंस राज था, इस बहुत ज्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्रियां आगे बढ़ ही नहीं पाई, ना प्रोडक्शन बढ़ा पाई ना स्टैब्लिश हो पाई। ठीक है, और मतलब मिस यूज किया। अच्छा, बड़े इंडस्ट्रियल ने क्यों मिस यूज किया, मैं आपको समझाता हूँ। बड़े इंडस्ट्रीज के जो लोग थे प्राइवेट सेक्टर में, जो बड़े बड़े घराने थे, उन्होंने मिस यूज किया लाइसेंस राज का। वो तो आसानी से लाइसेंस ले लेते थे। जो नई इंडस्ट्रियां आती थी उन्हें लाइसेंस लेने में दिक्कत बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए बड़ी इंडस्ट्रियां राज कर रही थी। उन्हें पता था कि नई इंडस्ट्रियां तो आ नहीं पाएंगी, उन्हें लाइसेंस तो वैसे भी नहीं मिलना। ठीक है, आगे प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सरकार ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंटरनेशनल कंपटीशन तो बचाया, बट इट फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी। हमारी इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर की थी वो कभी अपनी क्वालिटी बढ़ा ही नहीं पाई। इन 40 सालों में सरकार ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बचाया कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बाहर से कंपटीशन ना करे, पर हमारी इन 40 सालों में इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ने ऐसे कोई काम ही नहीं करे जिससे उनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया हो सके कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करे। भाई सरकार ने तुम्हें 40 साल तक इसलिए बचा रखा था ताकि तुम अपने आप को बढ़ाओ, तुम अपने आप को ग्रो करो, पर तुमने ग्रो ही नहीं किया। ठीक है, आगे सरकार ने एक्सचेंज बचाया, फॉरेन करेंसी बचाया, रेदर देन कमाने के अलावा। कमा सकते थे पर बचाने पे ध्यान लगाया, ये गलती है। ठीक है, तो फाइनली दिस चैप्टर इज ओवर नाउ मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, और हम अब अपने नए चैप्टर की ओर मूव करते हैं। इस चैप्टर के 3 लेक्चर हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो डे 3 डे 4 और ये हमारा जो है लगभग नहीं सॉरी, ये डे 4 ही है, ये सेकंड लेक्चर का ही है। और हमारे फर्स्ट लेक्चर इसमें हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है हमारा इसका। इसके 3 लेक्चर नहीं है, हो सकता है मे भी नेक्स्ट चैप्टर के बन जाए 3 लेक्चर। ठीक है, तो दिस इज द डे 4 ऑफ संकल्प बैच बच्चों। ये आज हमारा चौथा दिन था संकल्प बैच का, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर को लगभग लगभग क्या कर दिया है, टोटली फिनिश कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो फाइनली हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश। और लगभग हमारा ये चैप्टर 2 था, इसका आज ये लेक्चर थर्ड था। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। दिस इज द डे 5 ऑफ संकल्प बैच, ये 5वां दिन है। 2 दिन लग गए हमको फर्स्ट चैप्टर में निपटाने में, 3 दिन लगे हैं इस चैप्टर को करने में, क्योंकि मैंने 2-3 लेक्चर में इसको डिवाइड किया है। चैप्टर बहुत बड़ा था, समझाने में टाइम लग रहा था, जल्दी भगाना चाह रहा था, जल्दी हो जाता, बट क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम टेकन लगा। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया होगा। डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। नोट्स की चिंता मत करना, हमारे एप्लीकेशन पे फ्रीली अवेलेबल है, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। वहां हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करो, टेलीग्राम पे जाओ। मैं जब ज्वाइन करोगे उसके कुछ समय बाद ही आपको पीडीएफ वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, आप डाउनलोड करना, पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर क्या कहते हैं बच्चों, थर्ड की ओर मूव करेंगे। हमारा जो चैप्टर थर्ड होगा उसको कोशिश करूंगा 1 से 2 लेक्चर में फिनिश कर दूंगा। चलिए बच्चों, तब तक आप मन से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। कोई दिक्कत आए, डाउट आए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, और थोड़ा टाइम निकाल के ये कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ व्यूज बहुत जाते हैं बट लाइक्स बहुत कम जाते हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।